नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र विरंजन। जनचौक अपडेट में आज हम बात करेंगे फ्रांस में हुए चुनाव। ये चुनाव जो एक तरह से कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में अगर हम लोग जो चुनावों और राजनीतिक घटनाक्रमों का इतिहास है, उसके भीतर एक ऐतिहासिक महत्व का चुनाव ये साबित हुआ है। वहाँ की जो कहानी इस बार की ये जो अध्याय है, इसकी जो कहानी शुरू हुई वो घोर आशंकाओं के साथ हुई, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि निराशा के माहौल में हुई। लेकिन उसका अंत उम्मीदों से भरा एक ऐसे घटनाक्रम के साथ हुआ है जिसने नई उम्मीदें पैदा कर दी, जिसने नई आशाएं जगा दी हैं कि दुनिया के ऊपर पिछले कम से कम एक दशक से एक जो घना बादल गहराता चला गया है, ध्रुव दक्षिण पंथ का, फार राइट का, जो अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों में है। कहीं सांप्रदायिकता के रूप में है, कहीं नस्ल भेद के रूप में है, कहीं श्वेत सर्वोच्चता यानी वाइट सुप्रीमेसी के रूप में है। और ऐसा कुछ ये एक एहसास होने लगा था कि इसका अब कोई उपाय नहीं है। तो फ्रांस के चुनाव ने ये बताया है कि इसको रोकने का उपाय है। जब ये इस बार अभी तो फ्रांस में चुनाव होने वाले नहीं थे, फ्रांस की जो संसद है वो 2027 तक उसका कार्यकाल था, लेकिन यूरोपीय संसद के चुनाव हुए और उसी सिलसिले में फ्रांस में भी चुनाव हुआ। चुनाव के नतीजे 9 जून को आए, तो उससे जाहिर हुआ कि फ्रांस में जो ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी है, फार राइट नेशनल रैली, मेरी ली पेन उसकी लीडर हैं, और इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, चूंकि वो खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती हैं, तो उन्होंने जॉर्डन बारडेला, जो सिर्फ 28 साल के हैं, उनको उन्होंने प्रत्याशी के रूप में उतारा था। और नेशनल रैली पार्टी ने लगभग 34%, 33.5% वोट हासिल करके वो पहले नंबर पर आ गई। जबकि राष्ट्रपति मैक्रों की जो पार्टी है एनसेम्बल, उसके लीडरशिप में कुछ छोटे दलों का जो मोर्चा है, वो 15%, 15.5% वोटों पे सिमट गया, और बाकी पार्टियों को तो उससे भी कम वोट मिले। तो ये ऐसा लगा कि फ्रांस पर जो ध्रुव दक्षिणपंथ का साया बहुत गहरा गया है, और ये साया गहराया रहने वाला था। लेकिन मैक्रों ने एक दांव खेला और उन्होंने 9 जून की ही रात में फ्रांस की संसद को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव 30 जून को कराने का ऐलान किया। चूँकि फ्रांस में नियम यह है कि अगर पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में 50% से ज़्यादा वोट नहीं हासिल कर पाता है, तो वहाँ दोबारा चुनाव होता है 1 हफ्ते के बाद। तो वो तारीख कल 7 तारीख थी जो वो चुनाव हुआ। उस समय मैक्रों का एक दांव था। वो दांव ये था कि पिछली 2 बार से ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर, बल्कि ये 2 बार तो इधर हुआ है, 1-2 बार और पहले भी हो चुका है, 1997 में और उसके बाद 2003 में, जब फार राइट पार्टी नंबर 2 पर इमर्ज करके आई, और उससे जो फार राइट का खतरा पैदा हुआ, उससे बाकी सभी पार्टियां, लेफ्ट, राइट, सेंटर, वो राइट पार्टी जो नरमपंथी मानी जाती है, जो जिसे लेस रिपब्लिकन वहाँ कहते हैं, वो सब एकजुट हो गए और उन्होंने एकजुट होकर उस पार्टी को रोकने के लिए एक कैंडिडेट को वोट दिया। पिछले 2 बार से ये जो प्रक्रिया है, जो परिघटना है, इसका लाभ मैक्रों की पार्टी को मिल रहा था। तो मैक्रों ने एक बार फिर से दांव खेला कि अगर ये चुनाव हो तो उसमें ये बाकी सभी जो मतदाता हैं वो उनकी पार्टी के पक्ष में फिर से आ जाएंगे और उनकी पार्टी फिर से जीत जाएगी। और उसके बाद जो है, ये जो फार राइट का खतरा है, या उसको जो एक मोरल उसकी एक उससे जीत तो वास्तविक मिली है, लेकिन फ्रांस की राजनीति के भीतर उसका जो एक नैतिक बल बन गया है, उसको रोका जा सकेगा। मैक्रों का ये दांव चला, लेकिन आधा इसलिए नहीं चला कि ये 9 तारीख के बाद फ्रांस की राजनीति में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई। उसकी कोई संभावना पहले से नहीं नजर आ रही थी, लेकिन वो हुआ ये कि वहाँ की जो 4 ऐसी पार्टियां जिनका वामपंथी रुझान है,
वो पार्टियां एकजुट हो गई और उन्होंने अपना मोर्चा बनाकर वो एक मोर्चे के बैनर के नीचे चुनाव मैदान में उतर गए। उन्होंने अपने मोर्चे का नाम रखा न्यू पॉपुलर फ्रंट। न्यू पॉपुलर फ्रंट में जो पार्टियां आई उनमें वहाँ की जो अभी पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा चर्चित वामपंथी पार्टी है, जिसे फ्रांस का मीडिया फार लेफ्ट कहता है, यानी ध्रुव वामपंथी, वो जियां लुक मेलेनशॉन उसके लीडर हैं और उस पार्टी का नाम फ्रांस अनबोर्ड है, यानी फ्रांस जो झुकता नहीं है। ये पार्टी उन्होंने बनाई हुई है। पिछले भी जो संसदीय चुनाव में इस पार्टी को 21% वोट मिले थे। मेलेनशॉन एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनकी उम्र 80 साल के करीब है और वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में वो सोशलिस्ट पार्टी में आए। लेकिन जब वहाँ ये जो एक नई परिघटना यूरोपीय राजनीति में हुई कि ये जो सोशलिस्ट पार्टियाँ, ये जो सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट की पार्टियाँ, उन्होंने आर्थिक नीतियों को अपने पर सहमति बना ली और बाकी सांस्कृतिक मुद्दों पर ही उनमें फ़र्क रह गया, तब उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। उस समय सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में थी और फ्रांकोis ओलंद उसके राष्ट्रपति थे उस पार्टी की तरफ से। इस बार फ्रांकोis ओलंद तो अब उनके लीडर नहीं हैं, सोशलिस्ट पार्टी ने भी अपना नया नेता चुन लिया है। वो पार्टी भी इस मोर्चे में आ गई। इस मोर्चे में इसके अलावा फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रीन पार्टी, ये 4 पार्टियां मिलकर इन्होंने ये मोर्चा बनाया। इस पार्टी ने अपना जो प्रोग्राम जनता के सामने रखा, उसे उचित ही कहा गया है कि वो एक रेडिकल प्रोग्राम रखा। हालांकि मेलेनशॉन को अपने कुछ एजेंडे पर समझौता करना पड़ा क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी उस पर राजी नहीं थी, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने मेलेनशॉन के आर्थिक प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया। जिन मुद्दों पर मेलेनशॉन को समझौता करना पड़ा वो था, मेलेनशॉन नेटो के विरोधी हैं और वो यूक्रेन में नेटो की जो भूमिका है वो यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोकना चाहते हैं। साथ ही वो जो गजा और पर इजराइल का जनसंहार चल रहा है, वहाँ भी वो तुरंत युद्ध विराम चाहते हैं और वो फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा चाहते हैं। बल्कि कल भी उन्होंने जीतने के बाद ये घोषणा की कि फ्रांस जल्द ही उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी हुई है। तो लेकिन ये फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात उनके साझा प्रोग्राम में नहीं है। साझा प्रोग्राम मुख्य रूप से देश के अंदर रेडिकल इसलिए माना गया है क्योंकि वो आर्थिक क्षेत्र में उसने ऐसे वादे किए हैं जो नव उदारवाद के दौर में बिल्कुल उसकी चर्चा मुख्य धारा राजनीति से बाहर हो गई है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी, जिसकी संभावना अब है, तो वो जरूरी खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, गैस और बिजली इनके मूल्य की सीमा तय कर देंगे। यानी कोई भी कंपनी इससे ज़्यादा मूल्य पर उस चीज़ को नहीं बेच सकेगी, यानी प्राइस लिमिट इसकी तय कर दी जाएगी। न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी का वादा उनकी पार्टी ने किया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट, परिवहन पर स्टेट की तरफ से, यानी जो सरकारी निवेश है उसमें बढ़ाने की बात कही गई है। कितना बढ़ाया जाएगा इसका भी उन्होंने एक पूरा ब्यौरा रखा है। और चूंकि ऐसे मामलों में सवाल ये उठता है कि पैसा आएगा कहाँ से, तो इसका भी एक पूरी ठोस योजना उस रेडिकल प्रोग्राम के तहत दी गई है, जिसमें बताया गया है ये जो मोर्चा है इसकी सरकार जो इनकम टैक्स है, जो शेयर मार्केट में जो पूंजीगत लाभ टैक्स लगता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी करेगी। बल्कि जो इनकम टैक्स की दर जो 1990 के पहले तक होता था, बहुत से देशों में, भारत में भी 80% से ज़्यादा तक टैक्स लगता था, उसे 90% करने का वादा उन्होंने किया है। इसके अलावा वेल्थ टैक्स को वापस लाने की बात की गई है। वेल्थ टैक्स फ्रांस में पहले लगता था, जिसे मैक्रों की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया था। और इनहेरिटेंस टैक्स, उत्तराधिकार कर,
को लाने की बात कही गई है। बताया गया है कि अगर वो कर जिस रेट पर उन्होंने बताया है वो लागू होता है तो वो पूरे यूरोप का सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतम दर होगी, और ये बात को चारों पार्टियों ने स्वीकार किया हुआ है। तो इस एजेंडे के साथ, जो कि हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं प्रभात पटनायक, उन्होंने भी इस पर इसका विश्लेषण किया है और उन्होंने कहा है कि ये सारा जो प्रोग्राम है ये नौ उदारवाद की पूरी धारणा के बाहर जाता है, बियॉन्ड उसके जाता है, वो उसको चुनौती देता है। तो इसीलिए फ्रांस के ये जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है, इसने जो वादा किया है इसको रेडिकल कहा गया है। ये कहा गया है कि ये आधुनिक समय में पिछले 30 सालों में जो चुनावी लोकतंत्र वाले देशों में जो बातें बिल्कुल बाहर कर दी गई थी उसको लेकर इसने चुनाव लड़ा, और इसका करिश्माई असर हुआ। करिश्माई असर ये हुआ कि जो फ्रंट 9 तारीख के पहले था ही नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, और कल जब चुनाव नतीजे आए तो ये पहले नंबर पर ये पार्टी आई। फ्रांस की संसद जो में 577 सदस्य हैं, 577, उसमें यह मोर्चा 182 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करके आया है। दूसरे नंबर पर मैक्रों की पार्टी आई है, जिसे 160 के करीब सीटें मिली हैं, और नेशनल रैली, जिसे चुनाव के पहले ये मानकर चला जा रहा था कि इसका पहले नंबर पे रहना तो तय है, वो 143 सीटें पाकर तीसरे नंबर पे सिमट गई है। मैक्रों की पार्टी को जो सफलता मिला उसकी कहानी ये है कि जब चुनाव, जैसा कि हम लोगों ने पहले इस बात का उल्लेख किया कि फ्रांस में 2 चरण में होता है, पहले चरण में मैक्रों की पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन दूसरे चरण में फार राइट को रोकने के लिए जो लेफ्ट मोर्चा है और जो ये मैक्रों के लीडरशिप में जो पार्टी और एक छोटी छोटी पार्टियों का जो मोर्चा है, उन्होंने आपस में तालमेल किया। पहले चरण में जिन स्थानों पर इनमें से जो पार्टी तीसरे नंबर पर थी वहाँ से उसने अपना कैंडिडेट हटा लिया। उससे कल यानी दूसरे चरण में सीधा मुकाबला हो गया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसका फ़ायदा लेफ्ट को भी मिला, जिसकी वजह से वो नंबर 1 हुई, और उसका फ़ायदा मैक्रों की पार्टी को भी मिला, जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर की पार्टी। तो आज फ्रांस का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या होगा, ये अभी इसके कोई संकेत हमारे पास, ठोस संकेत नहीं है कि क्या मैक्रों की पार्टी एक जो सबसे बड़ा मोर्चा है उसे सरकार बनाने देगी या वो कोई जोड़ तोड़ करेगी। लेकिन मेलेंसों ने कल यह साफ कर दिया कि वो उनका जो प्रोग्राम है उस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मैक्रों को साफ कहा कि मैं आपकी नीतियों से 7 साल से, यानी जब से आप राष्ट्रपति हो, मैं लड़ रहा हूँ, मैंने हमारा मोर्चा, हमारी पार्टी लड़ रही है, और आपकी जिन नीतियों से हमने संघर्ष किया है उस पर कोई भी हम समझौता नहीं करेंगे। तो जो पश्चिमी मीडिया है उसका तो कहना है कि फ्रांस एक उथल पुथल के दौर में प्रवेश कर गया है, लेकिन उसका सार तत्व ये है कि फ्रांस में वो राजनीति जो सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट की राजनीति है, जो जिससे कुछ बदलता नहीं है, केवल पार्टी और चेहरे बदलते हैं, फिर नीतियां वही चलती रहती हैं, जैसी कहानी हम लोग ब्रिटेन में अभी होते हुए देख रहे हैं। उस दुष्चक्र से फ्रांस ने आगे निकलने की कोशिश की है, उस दुष्चक्र को तोड़ने की कोशिश की है, और यह आज के लिए बहुत बड़ी बात है ये। और यही वो फॉर्मूला है जो सारी दुनिया को सीखना होगा कि अगर जनता के सामने आप ठोस विश्वसनीय विकल्प रखते हैं तो जनता उसको स्वीकार करती है। वो उस दुष्चक्र से आगे निकलने वाली पॉलिटिक्स को गले लगाती है जिस दुष्चक्र में नियो लिबरलिज्म ने लोगों को फंसा रखा है, और इसकी पार्टियां जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे जो पॉलिटिक्स करके लोगों को बहकाती हैं, झूठे वादे करती हैं। इस दुष्चक्र से निकलने का रास्ता है जो फ्रांस ने दिखाया है, फ्रांस के न्यू पॉपुलर फ्रंट ने दिखाया है। तो आज बस इतना ही, हम फिर आपके पास हाजिर होंगे किसी और मुद्दे को लेकर। नमस्कार।